नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, टेस्ट क्रमांक 5-6 जुलाई को मानस पाठशाला ऐप पर संस्कृत कॉलेज शिक्षा सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसके संदर्भ में जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, उसका एक टेस्ट है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हूँ। जो टेस्ट में पूछे गए हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक महत्वपूर्ण अपनी हिस्सेदारी रखता है चयन के दृष्टिकोण से, और इसमें काफ़ी प्रश्न है वो विश्लेषणात्मक प्रकार से अभी वाली भर्ती में और इससे पूर्व की भर्ती में देखे गए हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सम्मुख लेकर मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार कला यथार्थ या सत्य से कितना दूर है। साथियों, हो सकता है किसी पुस्तक में आपको द्विधा पेद मिल जाए, किसी में त्रिधा मिल जाए, किसी में ये दो को लेकर एक विवाद वाली स्थिति रहती है। तथापि आप ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर है वह त्रिधा पेद। जो प्रत्यय जगत है, ये प्रत्यय जगत है, इस प्रत्यय जगत से आधा सत्य और आधा असत्य है वस्तु जगत, और इस वस्तु जगत से आधा 1/4 सत्य और 3/4 असत्य है कला जगत। और प्लेटो है वो अनुकरण मात्र मानता है, नकल की नकल मानता है। मिथ्या जगत की मिथ्या जो अनुकृति है, उसके संदर्भ को कला जगत, उसके संदर्भ को लेकर कला जगत को व्याख्यायित करता है। तो इस प्रकार ये जो है यथार्थ से दूरी है वो त्रिधा पेद है। और देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपनी जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसके अंदर इसको व्याख्यायित किया है, वहाँ से आप और देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है त्रिधा पेद। प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है। ऐसे प्रश्न आपको आधिक्य में प्राप्त होंगे जब आप परीक्षा देंगे। कवि उन्मुक्त व्यक्ति है, वह काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित और अविष्ट होकर रचना करता है। आप इस चीज़ का आवश्यक रूप से ध्यान दें कि काव्य देवी या ईश्वरीय अनुकरण या ईश्वर के प्रेरणा से वो काव्य सर्जन का कार्य करता है, ये सत्य है। प्लेटो का ये मत है, कवि की रचना काल के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुकरण करता है। तो बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि वो काव्य देवी से प्रेरित है और वो रचना नियमों की अनुपालना नहीं करता है, अभी तो वह ईश्वरीय प्रेरणा को अनुकरण करते हुए वो काव्य सर्जन हेतु, काव्य रचना हेतु वो संलग्न होता है। तीसरा, इसमें काव्य सर्जन के लिए सचेत कलात्मक प्रयास आवश्यक है। चौथा, कवि तब तक कोई नवीन उन्मेष नहीं कर सकता जब तक उसके पास अंतः प्रेरणा नहीं जगी। तो यहाँ पर ये जो स्पष्ट है कि विकल्प संख्या 3 भिन्न निकल रही है, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक में आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट उल्लेख है साथियों कि कला सर्जन के लिए सचेत कलात्मक प्रयोग जो प्रयास है वो कदापि आवश्यक नहीं है। ये प्लेटो का मत है। तो ये जो विकल्प संख्या 3 है वो भिन्न निकलता है। प्रश्न संख्या 3 आपके सम्मुख है कि प्लेटो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। काव्य को 16 आने ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत यानी उद्भूत, और उसमें कवि के सचेत काव्यात्मक, इसको ये इधर कुछ है, काव्यात्मक प्रयासों को कोई योगदान नहीं माना। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं साथियों। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लें साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये प्रश्न मेरे ख्याल से सही तरीके से व्यक्त होगा। अब देखिए आप, प्लेटो के संदर्भ में सही कथन है, काव्य को 16 आने ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत कहा है, ये सत्य है।
प्रसूत यानी उद्भूत, निर्मित कवि के सचेत काव्यात्मक प्रयास का कोई योगदान नहीं है। ये भी सत्य है, किसी भी प्रकार से कोई योगदान नहीं मानता है। तो यहीं पर हमें उपयुक्त जो उत्तर है उसकी प्राप्ति हो जाती है। काव्य 16 आने ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत नहीं है और काव्य का सचेत काव्यात्मक प्रयास का कोई योगदान माना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रथम विकल्प अपने आप में सत्य है, क्योंकि ये काव्य है उसको ईश्वरीय प्रेरणा से निर्मित माना है और उसके लिए कवि का अपना व्यक्तिगत प्रयास है, उसका कोई योगदान है, वो प्लेटो नहीं मानते हैं। इस प्रकार घुमाने वाली जो भाषा शैली है वो आपको मिलेगी साथियों। प्रश्न संख्या 4 है साथियों कि प्लेटो ने काव्य के 3 भेद स्वीकार किए, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? विवरणात्मक, मिश्र, वर्णनात्मक और अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक तो आप ध्यान रखिए, मिश्र का उन्होंने उपयोग किया है, वर्णनात्मक का किया है, अनुकरणात्मक का किया है। एक केवल इसके अंदर जो काव्य का भेद है वो विवरणात्मक प्रकार का नहीं पाया जाता है। ये तथ्यात्मक प्रश्न है पर पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, प्लेटो के अनुसार कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम खालिस्तान करता है, अथवा एक वीणा है जिसके तार के स्पर्श से झनकृत हो उठते हैं। तो यहाँ पर एक स्थान है तो कवि आएगा या ईश्वर आएगा या जगत आएगा या ईश्वर कवि आएगा। तो आप ध्यान रखें, काव्य की रचना है उसके लिए कोई भी कवि तभी समर्थ हो पाता है जब उसमें ईश्वरीय विधान हो। अर्थात यदि इस पूरी पंक्ति को अगर हूबहू उसी रूप में व्यक्त करे तो ये पंक्ति इस रूप में व्यक्त होगी कि प्लेटो के अनुसार कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झनकृत हो उठते हैं। आप ध्यान दें, इसका जो उत्तर है वो ईश्वर होगा। प्रश्न संख्या 6 है साथियों कि प्लेटो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? प्लेटो स्पष्ट उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, ये सत्य है, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि वही साहित्य उपयोगी है जिसका कोई उपयोग है, जो चरित्र, नैतिकता एवं समाज के व्यक्तित्व का सृजन का कार्य करता है। और कवि का जो वो महत्व है वो मोची और सुनार और चिकित्सक से भी कम कर देते हैं। वो कहते हैं कि कवि है वो कवि का जो क्षुद्र मानवीय स्वभाव होता है वो किसी भी व्यक्ति के भीतर विद्यमान वासना को ये पल्लवित करने का कार्य करता है और नाचार और दुर्बलता का ये पोषक है। अतः जो कविता है वो समाज के लिए पूर्णतः अनुपयोगी है। मूल विषय पर लौटते हैं। काव्यात्मक दृष्टिकोण उपयोगितावादी, नैतिकवादी, ये सही है। उनकी दृष्टि में वही साहित्य सुंदर है जो सत्य और शिव है। सत्य एवं शिव, सुंदर से उनको कार्य नहीं। सुंदर का जो तत्व है वो अरस्तु में जाके मिलेगा हमें। जो समाज के लिए उपयोगी और नैतिक नहीं है वह समाज के लिए ग्राह्य भी नहीं है। आनंद और उपदेश, साहित्य के इन 2 प्रयोजनों में प्लेटो आनंद उपदेश दोनों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये सत्य नहीं है साथियों, क्योंकि आनंद अर्थात रस से उनका कोई औचित्य नहीं है। उनका मूल जो प्रयोजन है वो है साथियों उपदेश और समाज का हित। जहाँ आनंद है वहाँ आवश्यक नहीं है कि समाज का हित निहित हो, क्योंकि जहाँ उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टि कार्य करती है वहाँ पर रस और आनंद गौण हो जाते हैं। कला के लिए नहीं रहती। तो आनंद और उपदेश, इन दोनों काव्य प्रयोजनों में प्लेटो केवल और केवल उपदेश को महत्ता प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 7 साथियों की अरस्तु की पोएटिक्स नाम की एक रचना का यूनानी नाम है। ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो पोएटिकेस, पोएटिकेस, ऑन पोएटिक्स, पोएटिक्स, तो आप ध्यान रखने पोएटिकेस है, और जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है साथियों ऑन पोएटिक्स है, किंतु ये वस्तुतः पोएटिक्स के नाम से प्रसिद्ध रचना है। तो विकल्प संख्या 2 संगत है इसमें।
बुरुचर महोदय है वो अरस्तु के संदर्भ में अनेक प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो स्थापित करते हैं, और अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसको व्याख्यायित करने का जो महती कार्य है वो बुरुचर महोदय द्वारा भी किया गया है। तो इनके जो मान्यताएं स्थापनाएं उनको देखते हैं कि बुरुचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण संबंधी मान्यताओं के 4 चरण में असंगत है। पहला, कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्थान है, ये भी सही है। कलाकृति वस्तु का प्रतिफलन नहीं, कलाकार के मनोगत बिंब का प्रतिफलन है। आप ध्यान दें कि वस्तु का प्रतिफलन नहीं है, अर्थात किसी वस्तु को उसी रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, अभी तो कलाकार के मन के अंदर जो बिंब की सर्जना होती है उसकी अभिव्यंजना के रूप में हमें अनुकरण प्राप्त होता है। तीसरा है, कलाकृति मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण करती है, विशेष या व्यक्तिनिष्ठ का अनुकरण नहीं करती। तो ये भी एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों कि ये सामान्य पक्ष का अनुकरण करती है, विशेष और व्यक्तिनिष्ठ पक्ष का नहीं है। कलाकृति मानव जीवन का यथार्थ प्रतिरूपण है, तो यहाँ ये असंगत है साथियों, क्योंकि यथार्थ चित्रण होने का मतलब होता है जो वस्तु जिस रूप में दिखाई देती है उसी रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ यथार्थ के लिए की जगह एक दूसरा शब्द उपयोग में आएगा और वो शब्द है आदर्श। जो कलाकृति है वो मानव जीवन का आदर्श जो प्रतिरूपण है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इसमें जो विकल्प है वो विकल्प संख्या 4 है, वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 आपके सम्मुख प्रस्तुत है कि अरस्तु के दुखात्मक या ट्रेजेडी के संदर्भ में असंगत है। तो ट्रेजेडी सिद्धांत इन्होंने दिया है जिसको दुखांतक भी बोला जाता है, त्रासदी भी बोली जाती है। इसके संदर्भ में क्या अनुपयुक्त है? तो दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है, ये भी सत्य है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण एवं विस्तृत होता है, ये भी सत्य है। कार्य व्यापार अभिनय होता है और वर्ण्य भी, एक ये विकल्प है। तो इसमें आप ध्यान देंगे साथियों, कार्य व्यापार करुणा और भय से उद्भूत होकर इन भावों का विरेचन करता है, तो ये सत्य है। यहाँ पर ये वर्ण्य नहीं है। इसको नाटक के संदर्भ में आप देखें, जो नाटक होता है वो नाटक केवल और केवल मंचनीय होता है, उसका उपयोग मंच के दृष्टिकोण से है, उसका उपयोग कदापि वर्णन से नहीं है, ना व्याख्या से है। उसका सारा कार्य अभिनय से संपन्न होता है। तो इसका विकल्प संख्या 3 सही है साथियों। इसके अलावा दुखांतक के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसकी जो भाषा है उसमें लय होना चाहिए, सामंजस्यता होनी चाहिए, गीत इत्यादि के तत्वों का निवेश भी होना चाहिए। और बाकी ये जो ये दे रखा है आप समझ सकते हैं इनको। अरस्तु के काव्य शास्त्र में विरेचन की जो चर्चा हो किस अर्थ में हुई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिला था जब मैं देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक पढ़ रहा था पाश्चात्य काव्य शास्त्र, कि विद्वानों ने इसकी 3 प्रकार से व्याख्या की है, पर अरस्तु की काव्य शास्त्र में केवल 2 का ही उल्लेख हुआ है और वो 2 ही संदर्भ में इसको व्याख्यायित करते हैं। और वो 2 संदर्भ है साथियों, भावनात्मक और कलात्मक। नैतिक हो चाहे धार्मिक हो, धार्मिक कलात्मक हो, धार्मिक भावनात्मक, ये असंगत विकल्प, अर्थात धार्मिक को ये स्थान प्रदान नहीं करते। बहुत सारे इनकी जो पृष्ठभूमि भूमि है वो धर्म से संबंधित, चिकित्सा विधान से संबंधित होकर बहुत सारे अनेकार्थ अन्य प्रकार के अर्थ की व्यंजना करते हैं, किंतु वो संगत नहीं है। इसका जो उचित उत्तर है वो है भावनात्मक और कलात्मक। काव्य शास्त्र में इसके विरचन की जो चर्चा है वो न तो नैतिक अर्थ में की है न धार्मिक अर्थ में की है, वहाँ केवल मानसिक और भावनात्मक तत्व ही प्रधान है और उसके साथ में कलात्मक। इसलिए विद्वान भावनात्मक और कलात्मक तत्वों की ही अभिव्यंजना मानते हैं और ये काव्य शास्त्र में उल्लेखित है। और देवेंद्र नाथ शर्मा जो पुस्तक उसमें आप देख सकते हैं जब आप अध्ययन करेंगे तब। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है यथार्थ प्रतिरूपण, अर्थात हूबहू उसी रूप में प्रतिरूप। यथा तथ्य प्रतिरूपण, इसी का सामान्य सा अर्थ है यथा तथ्य जैसा है उसी रूप में। पर्याय प्रतिरूपण, अर्थात ये भी ऐसे ही प्रश्न के एक ही प्रकार ये उत्तर है ये।
इसमें जो सबसे भिन्न उत्तर निकलता है आदर्शीकृत प्रतिरूपण, अर्थात कवि है वो कवि प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता, वो अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ता है। कुछ जो चीज़ें दिखाई देती है वो उसकी रमणीयता के अनुकूल नहीं होती है तो उनको भी वह त्याग कर देता है। उस प्रकार वो आदर्श और यथार्थ को जोड़ता हुआ एक आदर्श रूप में जो काव्य है उसका सृजन करने का कार्य करता है। तो अरस्तु के यहाँ प्रकृति एक भिन्न रूप में प्राप्त होती है। प्रकृति में ये वस्तु कैसी है उसकी अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए उस पर दृष्टि डालते हैं। और अरस्तु है वो कहते हैं कि प्रकृति अनुकरण सर्जना की नकल है, अर्थात नकल भी कर रहे हैं तो कुछ विशेष और अलग जोड़ा जाता है उसमें, प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है, ऐसा भी अरस्तु कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 आप देखिए साथियों, दुखांत के जो 6 तत्व हैं उनका उल्लेख अरस्तु करते हैं, इसमें कथानक, गीत, दृश्य और उद्देश्य, ये 4 इसमें विकल्प दे रखे हैं। तो साथियों कथानक भी इनके 6 अंगों में त्रासदी में मिल जाएगा, गीत मिल जाएगा, दृश्य मिल जाएगा, पर उद्देश्य नहीं मिलेगा, यह संगत है। कथानक हो गया, इसमें एक चरित्र आ जाता है साथियों, इसके अलावा एक चरित्र विचार आ जाता है। कथानक है, चरित्र है, विचार है, गीत है, दृश्य है, इसके अलावा एक और बच गया वो है पद योजना। तो ये 6 तत्वों का समावेश होता है, चरित्र, विचार, पद योजना, कथानक, गीत और दृश्य। प्रश्न संख्या 13 है कि उदात्त, लॉन्जाइनस के संदर्भ में हम पहुंच चुके हैं। उदात्त का क्या आशय है, किस संदर्भ में इसकी व्याख्या हुई है? तो उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है, नैसर्गिक ही नहीं, उदात्त नैसर्गिक नहीं है, उत्पाद्य है। आप इनकी भाषा पर अच्छे से ध्यान रखें। पहला है उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है, अर्थात दोनों के ही पक्ष में ये समर्थन दिया जा रहा है इस उत्तर के माध्यम, इस विकल्प। दूसरा है उदात्त है वो उदात्त नैसर्गिक नहीं है, उत्पाद्य है। उदात्त नैसर्गिक ही है, उत्पाद्य नहीं है, न नैसर्गिक न उत्पाद्य। तो इसमें आप ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प है वो विकल्प होगा साथियों, जो उदात्त है वो नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद, दोनों प्रकार की अवधारणाएं कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपके सम्मुख प्रस्तुत है और इसके अनुसार है साथियों कि लॉन्जाइनस ने विषय को क्या माना है। लॉन्जाइनस ने विषय को क्या माना है? साधन माना है, स्वतः साध्य माना है, साधन और साध्य माना है, कभी साध्य मानते हैं कभी साधन मानते। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि लॉन्जाइनस है वो विषय को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते, विषय को सदैव साधन मानते। इसके उलट आप ध्यान रखिए, अरस्तु ने विषय को स्वतः साध्य माना है, जबकि लॉन्जाइनस उसे साधन मानते हैं। ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन सत्यदेव चौधरी की पुस्तक से ये उद्धृत है, आप देख सकते हैं। जो अरस्तु है वो अरस्तु साथियों विषय को स्वतः सिद्ध मानते हैं। यहाँ पर स्वतः ध्यान दें, जो अरस्तु है वो विषय को स्वतः साध्य मानते हैं। ये कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती है कभी कभार। स्वतः साध्य मानते हैं। प्रश्न संख्या 12 में हम 15 में पहुंचे हैं साथियों कि लॉन्जाइनस की समुचित अलंकार योजना के संदर्भ में असंगत है। अलंकारों के संदर्भ में ये क्या कहते हैं?
लॉन्जाइनस ने अलंकार का संबंध मनोविज्ञान से नहीं जोड़ा है। केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग उन्हें अमान्य था या अमान्य नहीं था। उनका अलंकार संबंधी विवेचन अत्यंत मार्मिक है। उन्होंने केवल उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जो शैली का उत्कर्ष प्रदान करते। यहाँ विकल्प एक असंगत निकल जाता है और सभी इनकी जो मान्यताएं उसी के अनुरूप है। अलंकारों का जो संबंध है वो मनोविज्ञान से नहीं जोड़ते हैं, ये असंगत है। वस्तुतः लॉन्जाइनस है, उन्होंने अलंकारों का प्रयोग वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक आधार से जोड़ा है। उनके समय में मनोविज्ञान आधार नहीं था, तथापि इन्होंने जोड़ने का कार्य किया। चमत्कार प्रदर्शन इन्हें मान्य नहीं था। वह अलंकार को तभी उपयुक्त मानते थे साथियों जब उससे अर्थ का उत्कर्ष हो, नवीन अर्थवत्ता को प्रदान करे, पाठक को आनंद प्रदान करे। केवल चमत्कार से ही इनका अभिप्राय नहीं है, ऐसे हम विषय को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या, लॉन्जाइनस अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस भारतीय सिद्धांत के अति समीप लगते हुए भी उसके मनोवैज्ञानिक रूप मानने के कारण उससे वह भिन्न। साथ ही प्रश्न पर आप ध्यान रखिए कि लॉन्जाइनस का सिद्धांत किस भारतीय सिद्धांत के समीप है, तो समीप में एक उत्तर आ जाएगा वक्रोक्ति। केवल अगर यही पंक्ति लिखी हो किस सिद्धांत के समीप लगता। अब दूसरा जो प्रश्न है ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये सत्यदेव चौधरी की पुस्तक है, उसमें से उद्धृत है कि निकट होते हुए भी, समीप लगते हुए भी उसका मनोवैज्ञानिक रूप मानने के कारण वो उसके निकट भी नहीं दिखाई देता। निकट है फिर भी निकट नहीं दिखाई देता, और ऐसा जो है वो रीति सिद्धांत के संदर्भ में है। यहाँ पर उस निकट होते हुए भी निकट नहीं है, उससे संबंधित होते हुए भी संबंधित नहीं, उससे भिन्न। प्रश्न संख्या 17 है, ये भी संभव नहीं है जीवन भर क्षुद्र उद्देश्य विकारों से ग्रस्त व्यक्ति को स्तुति अमर रचना कर सके। महान शब्द उसके मुख से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हो। ये कथन साथियों लॉन्जाइनस का है। और आप इसकी परिभाषा साथियों आप ध्यान दें, जो 6 विचारक हैं इनके केवल जो विचार है उनको समझने मात्र से आप समझ सकते हैं कि किसके विचार है। उनके सिद्धांतों के कुछ न कुछ जो तत्व उसमें प्राकट्य रूप में आपको प्रदर्शित होंगे। जैसे जीवन पर शुद्ध उपदेश करे और फिर वो कल्पना करे कि मैं अमर रचना कर सकूं, ये कहीं ना कहीं औदात्य की ओर संकेत करता है। अर्थात जिनका व्यक्तित्व औदात्य से युक्त नहीं है और फिर वो चाहे कि मैं स्तुति और अमर रचना करूं, तो ये संभव नहीं। और ये जो अंतरंग तत्व उदात्त विचार है उसको उसकी व्याख्या करते हुए लॉन्जाइनस कहते हैं, लॉन्जाइनस और कल्पना तत्व के संदर्भ में असंगत है। लॉन्जाइनस ने प्रत्यक्ष रूप से कल्पना तत्व की चर्चा नहीं की है, ये भी साथियों सही है, क्योंकि उन्होंने केवल कल्पना तत्व की चर्चा वहाँ नहीं की है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं की है। केवल और केवल जहाँ बिंब विधान होते हैं, जहाँ बिंब है, जहाँ बिंबों का चित्रण है, वहाँ पर निर्मात्री शक्ति के रूप में चर्चा की है इन्होंने। जहाँ बिंब है वहाँ निर्मात्री शक्ति के रूप में चर्चा करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ बिंबों का वर्णन किया वहाँ निर्मात्री शक्ति के रूप में कल्पना की चर्चा करते हैं, ये विषय आई गया साथी। उनका बिंब से अभिप्राय कल्पना चित्र से है, उसकी प्रेरणा शक्ति वो कल्पना को मानते हैं। सही है, बिंब की जो शक्ति है वो कल्पना को मानते हैं। लॉन्जाइनस की कल्पना संबंधी यह अवधारणा आज की कल्पना विषय अवधारणा से भिन्न है, यह असंगत है, क्योंकि आज जो कल्पना संबंधी जो अवधारणा है उसका जो बीज रूप में है या उसकी जो प्रतीति हमें पूर्व में ही लॉन्जाइनस के वहाँ दिखाई देती है। और इसका जो सही उत्तर है साथी ये है कि लॉन्जाइनस की कल्पना संबंधी यह अवधारणा आज की कल्पना विषय धारणा से भिन्न है, जबकि भिन्न नहीं है, ये एक है। प्रश्न संख्या 19 साथियों की कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में क्या आशय है। तो साथियों थोड़ा लॉन्जाइनस के संदर्भ में थोड़ा सा बता देता हूँ। औदात्य क्या है? औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता एवं उत्कृष्टता का नाम है। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। इस दृष्टिकोण से औदात्य वो शैली का एक गुण है, और इस शैली का गुण होने के कारण ही इसको वक्रोक्ति सिद्धांत के अधिक निकट माना जाता है। अब ये श्रोता के तर्क का समाधान ही नहीं करता, अभी तो उसे सम्मोहित कर देता है।
इस दृष्टिकोण से यहाँ भाव पक्ष आ जाता है, भाव उत्पादक है ये। और तीसरा जो विषय हम कह सकते हैं कि जब औदात्य से युक्त कोई रचना है, जब इसको पाठक पढ़ता है तो उसके प्रवाह में, उसकी शब्द निष्ठता में अनायास ही प्रवाहित होता जाता है। और जब औदात्य से युक्त रचना होती है तो उदात्त विचार जब अवसर के अनुकूल हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत धारा जिस प्रकार तार में प्रवाहित होती है, उसी भांति विद्युत प्रवाहित होकर वक्ता को वाग वेदज्ञ से क्षण भर के अंदर प्रकाशित कर देती है। इस दृष्टिकोण से ये विचार है, चमत्कारिक विचार है साथी। तो उदात्त अपने आप में एक शैली का गुण है, एक भाव है, भाव उत्पादक गुण है, और एक चमत्कारिक विचार, ये बता सकते हैं। अगला है साथियों कोलरिज के कल्पना सिद्धांत। कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में स्पष्ट है कि कोलरिज कल्पना के दो प्रकार मानते हैं, आद्य मुख्य प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट या प्रतिनिधि कल्पना। अर्थात कल्पना, प्राथमिक कल्पना और प्रतिनिधि कल्पना, आप इनके नामों को मुख्य रूप से याद कर लें। आद्य है, मुख्य और प्राथमिक है, दूसरी कल्पना है प्रतिनिधि कल्पना और विशिष्ट कल्पना। दो नाम है इनके, प्राथमिक और विशिष्ट, दो प्रकार है। तो आपसे पूछा जाए कोलरिज ने कल्पना को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीय या विशिष्ट कल्पना या प्रतिनिधि कल्पना। कोलरिज ब्रह्मवादियों के समान आत्म व जगत दोनों को ही एक ही सत्ता के दो रूप मानते हैं साथियों। तो ये भी सही है कि दोनों को ही सत्ता के दो रूप, एक ही सत्ता के दो रूप मानते हैं। जहाँ ब्रह्मवादी है वो आत्मा और जगत को भिन्न भिन्न प्रतीत होने के कारण माया का कारण माया बताते हैं कि दोनों भिन्न भिन्न है। और आप जब अद्वैतवाद, द्वैतवाद इत्यादि का जब अध्ययन करेंगे, जो अद्वैतवाद है वो अद्वैतवाद भी आत्मा और जगत को भिन्न भिन्न मानता है और वो इसका कारण माया बताता है, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद इसके खंडन करता है। वहाँ अविद्या माया और विद्या माया दो प्रकार की चीज़ें भी कार्य करती है और वहाँ जगत को मिथ्या नहीं बताया गया, जबकि अद्वैतवाद या शंकराचार्य का सिद्धांत है वो जगत को मिथ्या बताता है। जबकि जो कोलरिज है वो स्वयं भी कहते हैं कि आत्मा और जगत भिन्न भिन्न होने, प्रतीत होने का कारण माया बताते हैं। वहाँ कोलरिज उसका कारण है वो क्या बताते हैं? कल्पना बताते हैं कि कल्पना जगत के कारण ही ये इसको भिन्न भिन्न माना गया। वस्तुतः ये एक है। ब्रह्म ने विशिष्ट कल्पना के सहारे सृष्टि का निर्माण किया। तो आप ध्यान रखिए, उसके मूल में, सृष्टि के निर्माण के मूल में जो कल्पना समाहित है वो प्राथमिक कल्पना है, मुख्य कल्पना है, आद्य कल्पना संग्रहित है। कल्पना क्या है साथियों? कल्पना एक ईश्वरीय प्रेरणा है, एक मानसिक शक्ति है जो विरोधों का सामंजस्य और संतुलन का कार्य करती है। ये ईश्वरीय सृजना शक्ति है। ये विभिन्न प्रकार से समन्वय का कार्य करती है, चाहे व्यक्ति के भीतर हृदय और बुद्धि हो उसमें हो, चाहे विचारों और भावों में हो, पदार्थों में और चेतना में हो, चाहे अंतर जगत और बाह्य जगत, इन सभी में जो समन्वय का कार्य है वो समन्वय का कार्य करने का कार्य कल्पना करती है। ये मृत वस्तुओं में भी प्राणों का संचार करती है। प्रश्न संख्या अगली है साथियों, क्रमांक 20। हम आंखों से सुगंधित पुष्प का रंग देखते हैं, हाथ के स्पर्श से उसकी कोमलता का बोध प्राप्त करते हैं, नायिका से उसके सुगंधि का अनुभव लेते हैं, चक्कर उसका स्वाद भी पाते हैं। हम गुलाब का कहीं से कहीं प्रकार का इंद्रिय बोध प्राप्त करते हैं। इन सबको व्यवस्थित कर कौन सी कल्पना में बताती है कि वह गुलाब है। गुलाब के संदर्भ में उसको स्पर्श करना, उसको अनुभूत करना, उसकी गंध को अनुभूत करना इत्यादि कार्य है साथियों मुख्य और आद्य कल्पना का। हम सभी जानते हैं जो मुख्य कल्पना है वो ही प्रमुख रूप से, मुख्य कल्पना ही श्रेष्ठ कार्य करती है, क्योंकि वो जो इंद्रिय गोचर वस्तु है उनकी प्रतीता अनुभूति का कार्य करती है। जो बिंब है, जो उनके बिखरे हुए बिंबों को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। जागतिक प्रपंच के अंदर एक एक वस्तु को ठिकाने लगाने का कार्य यदि कोई करती है तो वह मुख्य कल्पना या प्राथमिक कल्पना, आद्य कल्पना। और ये काम अनायास ही हो जाती है। जैसे हमें सुबह स्नान करना है, स्वतः ही स्नान की प्रक्रिया, कहीं हम चप्पल खोल देते हैं तो चप्पल को वहाँ से खोलना, वापस पहनना, या हम भोजन कर रहे हैं तो हमें अतिरिक्त रूप से प्रयास नहीं करना पड़ता। हमें जो बहुत सारे कार्य है जो हमारे दैनिक जीवन के उद्योग में स्वतः चलते रहते हैं, व्यवहार के रूप में, एक अनुभव के रूप में
एक आदत के रूप में निर्मित हो जाते हैं और ये सभी कार्य है मुख्य या आद्य कल्पना का है। प्रश्न संख्या 21 है साथियों कि प्रकृति और जीवन के यांत्रिक अनुकरण को कोलरिज क्या कहते हैं और कवियों को उससे बचने का परामर्श देते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति और जीवन की यांत्रिक अनुकरण को कोलरिज क्या कहते हैं? जैसे हूबहू अगर चित्रण किया तो इसको क्या कहेंगे? प्रकृति की नकल, प्रकृति की चोरी, अनुकरण, प्रकृति का यथार्थ। ध्यान रखें, जब प्रकृति की चोरी करते हैं द थेफ्ट ऑफ द नेचर नाम से वो उल्लेखित करते हैं कि हाँ, और कवियों को इससे बचने का परामर्श देते हैं। और ये एक प्रकार से प्लेटो का सिद्धांत ही मान ले, जहाँ पर वो अनुकरण के संदर्भ में यथा अनुकरण करता है और उस प्रक्रिया को जो कोलरिज है वो प्रकृति की चोरी कहता है। ललित कल्पना के संदर्भ में असंगत है। कोलरिज कल्पना को ललित कल्पना से श्रेष्ठ समझता है। कोलरिज कल्पना को ललित कल्पना से श्रेष्ठ समझता है, ये सही है। ललित कल्पना का कार्य केवल संयोजन है। वास्तव में सही है साथियों, संयोजन करना। ललित कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि कल्पना जो प्राथमिक कल्पना है और जो द्वितीय कल्पना, उनका संबंध आत्मा और मन से है, जबकि ललित कल्पना का संबंध वो मस्तिष्क से है। ये एक संभाव्य समाज की, संभाव्य संसार की रचना कर देती है। जिस प्रकार स्वप्न के अंदर हमें अनेक वस्तुओं का ढेर लगा देते हैं और उसका सामंजस्य या समन्वय नहीं कर पाते, वैसी स्थिति हमें ललित कल्पना की दिखाई देती है। ये अनेक वस्तुओं का ढेर लगा देती है, ना उसमें अनुपात है ना क्रम है, वो बिखरे हुए रूप में रहती है। ये ललित कल्पना है। ललित कल्पना वस्तुतः ये इसको फैंटेसी भी है, जिसका उपयोग बुद्धि मुक्ति बोध है वो श्रेष्ठ स्तर पर करते हैं अपने काव्य में। फैंटेसी की कवि कहे जाते हैं ये, और वो कहते भी है मन की निर्गुण वृत्तियों, अनुभव, जीवन समस्याओं, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। मुक्तिबोध फैंटेसी के संदर्भ में कहते हैं कि मन की निगूढ़ वृत्तियों, अनुभव, जीवन समस्याओं, इच्छित विश्वासों, इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। और एक अन्यत्र मुक्तिबोध कहते हैं कि फैंटेसी वो विचारधारा के भीतर एक प्रचंड विचारधारा है, एक कक्ष के भीतर गुप्त कक्ष है, और इसी प्रकार वो एक मस्तिष्क के अंदर एक और मस्तिष्क है, बुद्धि के अंदर एक और बुद्धि है, ऐसे करके कुछ वो कहते हैं। दोनों परिभाषाएं ये मुक्तिबोध की है साथियों। इसमें ललित कल्पना का संबंध है वो आत्मा मन से नहीं होकर बुद्धि से है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? ये सामान्य से प्रश्न है साथियों जो कभी कभी बन जाते हैं। कोलरिज है। काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र व अरस्तु की है। इसी प्रकार ये जो क्रोचे और इलियट की पुस्तकों को भी आप अच्छे से याद रख लें। बायोग्राफिया लिटरेरिया वो कोलरिज। कौन सी कल्पना है जो कलाकारों में पाई जाती है, जनसाधारण में नहीं पाई जाती है? तो हम समझ सकते हैं विशिष्ट कल्पना, द्वितीय कल्पना ये है वो विशिष्ट, ये पाई जाती है अपने जनसाधारण में, कलाकारों में पाई जाती है, जनसाधारण में नहीं पाई जाती। साथियों अगला प्रश्न है, किसके अनुसार एक पत्थर के टुकड़े और एक उच्च पर्वत में रासायनिक तत्व एक है, उनमें गुण नहीं केवल परिमाण मात्रा का अंतर है। सामान्य व्यक्ति और कलाकार की जो सहजा अनुभूति है वो एक है। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वो गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं मानते। तो ये जो धारणा है वो क्रोचे की है साथियों, क्रोचे ऐसा कहते हैं। तो क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो सहजानुभूति है, अर्थात कला का सृजन। आप इसकी परिभाषा को अच्छे से समझे। क्रोचे क्या कहते हैं? क्रोचे कहते हैं कि कला का सृजन और आस्वादन दोनों वैयक्तिक स्तर पर होता है। कला को जो निर्माण है वो भी अंदर ही होगा और उसको भोगने की प्रक्रिया वो भी अंदर ही होगी, बाहर कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में एक मानसिक क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया है, अखंड है, खंड खंड नहीं है। ये को शब्दावली है वो क्रोचे है, वो क्रोचे उपयोग में लाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है साथियों कि अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में असंगत है। सहजा अनुभूति अभिव्यंजना है, ये सही है। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, सही है। एक मानसिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया, ये भी सही है। अभिव्यंजना खंड है, उसके
उसको विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह संगत है, क्योंकि अखंड है, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही इसको कहीं वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या है साथियों अगला, क्रोचे स्वयं प्रकाश ज्ञान के संदर्भ में क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध समष्टि या सभी प्रकार के पदार्थ से होता है। दूसरा, ये कल्पना द्वारा कला का उत्पादक होता है, ये भी सत्य है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र होता है, ये सही है। वह एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है जो क्षण भर में किसी भावना को अपनाकर उसका मूर्त आकार और सुंदर रूप है, वो सुंदर रूप प्रदान कर देती है। साथियों यहाँ पर ये विकल्प असंगत है। स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध है वो व्यष्टि से अर्थात व्यक्ति विशेष के संदर्भ में है, कोई पूरे जगत के संदर्भ में नहीं है ये, और सभी पदार्थ से भी इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है वो साथियों विशेष पदार्थ से है। प्रश्न संख्या 28 है साथियों, और ये जो कुछ प्रश्न है ये सत्यदेव चौधरी या तो इसकी पुस्तक से या फिर आपको ये देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक से या निर्मला जैन की पाश्चात्य काव्य चिंतन से, इन 3-4 पुस्तकों से प्रश्नों का निर्माण, तो वहाँ ये उत्तर मिलेंगे आपको। ये विशेष सामग्री क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में असंगत है। क्रोचे सहजानुभूति को आंतरिक अभिव्यंजना मानते हैं, ये सही है। सहजानुभूति बिंब रूप में अभिव्यक्त होती है और वही कला है, ये भी सही है। अभिव्यंजना अंतर मन में होती है, उसका बाह्य प्रकाशन नहीं होता। पत्र, चित्र, फलक, कागज उसका अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं है। कला और सहजानुभूति भिन्न भिन्न नहीं है, पहले भी आ गया था कि ये दोनों एक है, क्योंकि सहजानुभूति बिंब है, ये बिंब रूप के रूप में अभिव्यक्त होती है और वही कला है, इसलिए ये अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं। कला और सहजानुभूति वो अभिन्न है। जैसे सहजानुभूति के संदर्भ में कहते हैं सामान्य जो व्यक्ति है उसमें प्रतिभा और कलाकार की प्रतिभा दोनों समान है, बस उनमें मात्रा का अंतर रहेगा। इसका उदाहरण वो पत्थर के टुकड़े से देते हैं, जो अभी कुछ समय पूर्व मैंने बताया था। और ये इंद्रिय संवेदनाओं से सहजानुभूति वो इंद्रिय संवेदनाओं से भिन्न है, इसका ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 29 है साथियों कि क्रोचे कला सृजन की प्रक्रिया में 4 सोपानों का चित्रण करते हैं, इनमें से सही वर्गीकरण कौन सा? अरूप संवेदन, ये सही है। अरूप संवेदनों का कल्पना शक्ति द्वारा आंतरिक अनुभूति, ये भी सही है। सफल अभिव्यंजना तथा तज्जन्य आनंद अनुभूति, ये भी सही है। आंतरिक अभिव्यंजना का शब्द, रंग, रेखा आदि में मूर्तिकरण, क्रोचे इसे शिल्प विधान करते हैं और इसे अनिवार्य मानते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें साथियों। क्रोचे इसको अनिवार्य नहीं मानते हैं, तो ये जो विकल्प है वो सही नहीं है। 1, 2 और 3 सही। इस दृष्टिकोण से इसका जो संगत विकल्प है, विकल्प संख्या 1, 2, 3 इसमें सही होगा। सभी सही है वो नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है साथियों, क्रोचे बाह्य कलाकृति के निर्माण को विशुद्ध कला नहीं मानता, उसे विशुद्ध कला से निम्न या हीन मानता, ये सही है। बाह्य कला को बिल्कुल भी सही नहीं मानता। वो कहता है कि बाह्य कलाकार विशुद्ध नहीं है, उसको दीनहीन समझता है। और वो कहता भी है कि जब बाह्य कलाकारी या कलाकृति का कोई कलाकार निर्माण करे तो उसे आदेश है कि वो नीति और सदाचार के नियमों का पालन करे। तो इसमें विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है लगभग साथियों। 6 जो कवि जो आपके पाठ्यक्रम में संलग्न है, उन 6 कवियों के संदर्भ में लगभग 5-5 प्रश्नों का ये लगभग 5 कवियों के संदर्भ में 6 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा के अंदर। सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही बनते आए हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और इसी के इर्द गिर्द रचना रहेगी। आप अगर ऐसे ही प्रश्नों के संदर्भ में अपने मूल्यांकन को करना चाहते हैं तो मानस पाठशाला ऐप है,
जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उससे जुड़े और मूल पुस्तकों से निर्मित प्रश्नों से अपने मूल्यांकन का अवलोकन करें। अपने जो अध्ययन किया उसके विषय में अपनी जानकारी आप स्वयं जुटा सकते हैं। टेट सीरीज अभी आयोजित की जा रही है। 20 जून से लेकर 29 अगस्त तक इसका कार्यक्रम है। आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।